Good evening, people of Arunachal Pradesh. मैं तेची राणा, independent MP candidate, also official candidate of PEN Arunachal Joint Steering Committee for the Member of Parliament from 1 Arunachal West Parliamentary Constituency. तो हम और मेरा टीम जो है, तेची राणा का जो टीम है, ये डिस्ट्रिक्ट तौर पे फेज़ 1 की तरफ से हम लोग निकला हुआ है. एंड राइट नाउ वी हैव रिच्ड वेस्ट सियांग. तो आज का जो दिन भर है हम वेस्ट सियांग में बिताया है. तो अभी का समय में हम लोग आलो से आपको एड्रेस कर रहे हैं. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई वांट टू कन्वे पब्लिक को, अरुणाचल के पब्लिक को. सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि ये जो अरुणाचल के हिस्ट्री में जो पहले बार कभी नहीं हुआ है कि एक 28 साल का लड़का एक यूनियन होम मिनिस्टर के अगेंस्ट और एक फॉर्मर सीएम के अगेंस्ट में खड़ा है आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पोस्ट के लिए. ये आगामी चुनाव 18 जो लोकसभा इलेक्शन है. तो आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि ऐसे जो चीज़ जो पहले कभी नहीं हुआ, तो आज अरुणाचल में ऐसे क्या धर्म संकट आ गया, ऐसे क्या मुसीबत आ गया जो आज युवा लोग को एक पार्लियामेंट के दौर पे रेस पे लगा हुआ है, पॉलिटिकल सिनारियो में उतरने का मजबूर हुआ है. तो आप लोगों को बता दूं कि हमारे ये टीम जो पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है, वी आर कम्प्लीटली इशू ओरिएंटेड ग्रुप. हमने काफ़ी और अपने मीडिया ब्रीफिंग में आए दिन बहुत बार मैंने खुद 3-4 बार मीडिया ब्रीफिंग में बोला है कि जिस दिन ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, जो पेपर बिक्री करने का, जो पेपर बेचने का, जो चांदनी होटल में जो पेपर बेचने का जो प्रक्रिया आप लोगों ने बना के रखा था, तो उस इशू को एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने एक 13 चार्टर ऑफ डिमांड रखा था. इस इशू को, इस डिमांड को जिस दिन आप लोग फुलफ़िल कर देंगे, गवर्नमेंट फुलफ़िल कर देंगे, ये पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है ये अपने आप में डिजॉल्व हो जाएगा. ये हमने काफ़ी बार बोला है, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स स्टिल द सेम, बिकॉज ये इशू आज का दिन में भी रिजॉल्व नहीं हुआ है. तो हमने अपना इस 2 साल के जो सोशल एक्टिविज्म का जो संघर्ष है, जो रेवोल्यूशन जो हमने क्रिएट किया था, एक मेरिटोक्रेटिक सिस्टम, एक जिसमें आप जो मेरिट है, मेरिट को प्रमोट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन में APPSC जैसे एक इंस्टीट्यूशन में जिसको हम लोग अपना मंदिर मानता था, उसमें से जो आपका एक फेथ, आपका होप, जो आपका एक विश्वास था, वो डगमगा के जैसे हम लोग को दिखाई दे रहा था. उसमें एक दोबारा से एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमने जो प्रक्रिया, जो मूवमेंट छेड़ा था पिछले 2 साल में, बस ये हमारा एक सिंपल सा डिमांड था. क्योंकि हम लोग जो है बाकी कभी किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में और ना ही किसी विधानसभा में जो राजनीति चल रहा है, ना ही केंद्र सरकार में जो राजनीति चल रहा है, हम लोगों को उससे कुछ लेना देना नहीं था. हम लोगों ने बस ये डिमांड किया कि हमारे ये जो ग्रीवांसेस है एक मेरिटोक्रेटिक सिस्टम के लिए, उसको आप फुलफ़िल करें. क्योंकि अरुणाचल एक ऐसे राज्य है जहाँ में कोई सर्विसेज सेक्टर नहीं है, जहाँ कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, जहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग का कोई स्कोप नहीं है. यहाँ के युवा को बस एक ही जगह में अपना जो करियर है वो दिखाई देता है एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, वो है सरकारी नौकरी करने में, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए. तो आज जो है 2 साल के बाद में एक बहुत एक कठिन परिश्रम के बाद में भी ये पता चलता है कि आज ये गवर्नमेंट जो है, ये सरकार जो है, जो सत्ते पे है, जो पावर में है, जो अथॉरिटी में है, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट हो, चाहे कोई सा भी मिनिस्टर हो या फिर यहाँ के MP हो, आज तक इस इशू में किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई इसको रिजॉल्व करने के लिए. तो हम जो है यूथ्स ऑफ अरुणाचल, यहाँ के युवा जो है आज भी बहुत दुख दर्द में है, तकलीफ़ में है. और बस ये युवा ही तकलीफ़ में नहीं है, उनके साथ उनका पेरेंट्स जो बराबर के जो हकदार है, जो सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चे के प्रिपरेशन में. तो इन सभी लोगों का जो आंसू है, जो इमोशंस है, उसको ये गवर्नमेंट जो है इसको एड्रेस नहीं करके आज अरुणाचल के युवा को जो है ऐसे स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया कि यहाँ मजबूरी में यहाँ के युवा को आगे आके अब पॉलिटिकल सिनारियो में भी आने के लिए मजबूर कर दिया है. क्योंकि हम लोगों ने एक अनएम्प्लॉयड यूथ, एक इनोसेंट यूथ जो बस एक नौकरी की तलाश में था, आप लोगों ने उनको इतना टॉर्चर किया
इशू को रिजॉल्व नहीं करके इनको जेल में डाला गया। अनगिनत रैली और धरना करवाए, बहुत सारे मीटिंग करवाए, लेकिन झूठ पे झूठ, लेकिन ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। तो इसीलिए हम लोगों ने एक आखिरी एक उम्मीद दिखाई दिया कि सोशल एक्टिविज्म से, रैलीज धरना से कुछ नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट नहीं चाहेगा तो एक चीज़ कभी रिजॉल्व नहीं होगा। तो ये रियलाइजेशन हमें 2 साल में आया। उसके बाद जो है हमारा टीम जो कलेक्टिवली ये डिसाइड किया कि अब कोई उपाय नहीं है और इसके बाद और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब इसका बाद और कोई विकल्प नहीं रह जाता हम लोग के साथ। तो हम लोग ऐसे में जब पॉलिटिकल विल ही नहीं है तो उस पॉलिटिकल विल को हम युवा भी क्यों लेके नहीं आ सकते हैं। ये अरुणाचल में जो है एक मिसकंसेप्शन ऐसा फैला रखा है कि हम चाहे कुछ भी करें सत्ते में रह के, पावर में रह के, जब तक हमारे कुर्सी पे कोई हमारे सीट पे, हमारे पावर पे, हमारे पोजीशन पे जब तक कोई जोर नहीं लगेगा हम ये इशू को रिजॉल्व नहीं करेंगे और इसमें ये पब्लिक कुछ नहीं कर सकता है। तो हमारी टीम को लगा कि जब पॉलिटिकल विल ही नहीं इशू को रिजॉल्व करने के लिए तो हम पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म करेंगे। तो हमारे पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने मुझ में एक अपना कॉन्फिडेंस दिखाया और मुझे एंडोर्स किया कि मैं पॉलिटिकली आप लोगों को रिप्रेजेंट करूं और आपके आवाज़ के लिए अपना जो मुद्दा है वो पब्लिक के मुद्दे पे सही मायने से इस इशू को उठा के उसके रिजॉल्व करने में जिसको पार्लियामेंट्री जो अटेंशन मिलना चाहिए था, जो नेशनल लेवल का अटेंशन मिलना चाहिए, जो आज 2 सालों में नहीं हुआ, उसके ओर हम आगे बढ़े और इस इशू को आगे लेके चले। तो इसी के चलते हमने अपना जो नॉमिनेशन का जो फाइलिंग था ये 24 ये इलेक्शन के लिए 18 लोकसभा के लिए, तो हमने मेरा नाम ईस्ट और वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से में दोनों जगह हमने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। हालांकि जो ईस्ट में जो है मेरा नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ, लेकिन आज के दिन में मैं एक उम्मीदवार हूँ एक एमपी के कैंडिडेट के लिए फ्रॉम वेस्ट अरुणाचल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसमें बड़े बड़े नेता, जिसे बड़े बड़े दिग्गज लोग जो है जैसे कि हमारा यूनियन होम मिनिस्टर एंड करंट एमपी मिस्टर किरण रिजिजू जो है, और हमारा जो फॉर्मर सीएम है मिस्टर नाबम तुकी, जो कि 30 साल का एक्सपीरियंस रखा है, कंटिन्यूस एमएलए, हमारा निसी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा रेस्पेक्टेड फिगर भी है। ऐसे बड़े बड़े जो लीडर्स लोग के बीच में है ये जो एक युवा लड़का जो कल तक 12-12 घंटा बैठ के कमरे में बैठ के पढ़ाई करता सिर्फ एक नौकरी के तलाश में, तो आज इन लोगों के बीच में खुद को मैं देख रहा हूँ कि ये एक पॉलिटिकल जो एमपी का पोस्ट के लिए हम रेस में लगे हुए हैं। लेकिन आप लोगों को सबको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है, ना ही किसी ने मुझे प्रेशर किया इस चीज़ पे आने के लिए। पॉलिटिकल सिनारियो में जंप इन करने का बस एक ही मकसद था, क्योंकि यहाँ जो सत्ते पे है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो प्रेशर ग्रुप है, आप लोगों ने अपना काम सही से नहीं किया। यहाँ का जो दर्द है, पीड़ा है, इमोशंस है, उसको अनदेखा किया। इसलिए हम युवा को आज अपने आप में आगे आके पॉलिटिक्स में उतरने का मजबूर किया, क्योंकि पॉलिटिकल विल अगर आप लोगों से नहीं आना है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल विल हम ही खुद बनाएंगे। और ये इशू जो है बहुत गंभीर इशू है, ये हर एक अरुणाचल का घर से ताल्लुक़ रखता है। तो हम इस इशू को इस तरह से नहीं छोड़ सकते, हम इसको आगे बढ़ाने का जो निर्णय लिया इसे हम प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ में एक सोच ये भी है कि जो बदलाव, जो चेंज जो अरुणाचल में है, जो आपके जहन में है, आपके दिल में है, आपके दिमाग में है, और आप हम सब इस चीज़ को बदलने के लिए एक चाह रखते हैं, एक सोच रखते हैं। लेकिन पहले आप सपोर्ट कीजिए, आप आगे जाइए, हम पीछे से सपोर्ट करेंगे। इसका चक्कर में हमने कभी इस चीज़ को कभी रियलाइज़ किया ही नहीं। जो दर्द, जो बात आप कहना चाहते हैं उसको कोई आगे आके किसी ने लीड करने का कोशिश नहीं किया। तो ये हमारा टीम जो है पिछले 2 सालों में अपना कमिटमेंट, अपना लीडरशिप आप लोगों को दिखाया है। तो इसी कमिटमेंट को लेके हम आज भी इस मुकाम पे खड़ा है। तो आप अरुणाचल लोगों से, अरुणाचल की सभी जनता से हम उम्मीद करते हैं कि जो बदलाव आप दिल में चाहते हैं उसको सही मायने में इस बार एक इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को एक मौका दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो स्टैंड है पॉलिटिक्स में आने का। मैं तेची राणा ऐसे एस्पायरिंग कैंडिडेट, मेरे पास जो है कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं है,
और ना ही मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ। फिर भी आज के दौर पे ये जो 18 लोकसभा है एमपी के लिए, यहाँ मैं अपना कैंडिडेचर इसलिए भी डिक्लेयर किया क्योंकि ये सिर्फ एक इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ये एक संघर्ष है, ये अभी भी एक प्रोटेस्ट है, ये अभी भी एक रिजेंटमेंट है। दिस is the continuation of the dawn of revolution that the Pan Arunachal Joint Steering Committee has steered for the last 2 years. Because हम अरुणाचल को एक ऐसे मौका देना चाहता था कि ऐसे एक प्रॉब्लम्स में, ऐसे एक इशू में जहाँ हर एक अरुणाचली का दिल दुखता है, जहाँ हर एक घर में एस्पायरेंट्स है, जहाँ हर एक घर में स्टूडेंट्स है, जहाँ हर एक कॉलेज में स्कूल्स के, कॉलेज के और बहुत सारे बच्चे अभी छोटे हैं, जो कुछ लोग अभी पैदा भी नहीं हुए, लेकिन ये इशू जो है आप सभी लोगों को टच करते हैं और उन माँ पिताजी को भी टच करते हैं जिन्होंने ये बच्चे को, अपने बच्चों में इतना एक होप, एस्पिरेशंस देखा। तो ऐसे में हम पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से एक ऐसे मौका देना चाहते थे आप लोगों को कि यहाँ जो पूरा ईस्ट अरुणाचल में हो या वेस्ट अरुणाचल में हो, सभी को एक बराबरी का मौका मिले कि आप लोग का अंदर में जो दर्द है, जो इमोशंस है, उसको बयां करने के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है हमने पिछले 2 साल में क्रिएट करने के लिए बहुत कोशिश किया। लेकिन आप लोगों को पता है ये पब्लिक डोमेन में है, हमने जितना भी रैलीज धरना के लिए आप लोगों को एकजुट होने देने के लिए जितना भी हमने कोशिश किया, उसमें बहुत सारा वादा डाला गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट की तरफ से, और हमने आप लोगों को ऐसा मौका कभी देने का जो सोचा था वो सही मायने में नहीं दे पाया। क्योंकि जब जब आप लोग जो है हमारा बुलाने पे, रैली धरना पे हमारा साथ देने के लिए आते हैं सड़क पे, तब तब अपू अपा लग जाता है, तब तब 144 डिक्लेयर किया जाता है, तब तब आप लोगों को अरेस्ट करने के लिए कोशिश किया जाता है। तो ऐसे में कोई भी जो आम जनता है वो नहीं चाहेंगे कि अपने बच्चों को खुल के इस इशू में, अगर आपका दिल भी दर्द होता है तभी भी आगे आने से मना करते हैं। लेकिन जो दर्द है, जो इमोशंस है वो अंदर है, उसको बयां करने का एक मौका नहीं मिल रहा है। तो ये इलेक्शन में हमने कोशिश किया कि दोनों तरफा अरुणाचल की जितना जनता है उन लोगों को जो है अपना ये जो दर्द है, इमोशंस है, इसको बयां करने के लिए, और वो बयां आप किसका थ्रू कर सकते हैं, वो आप अपने वोटिंग राइट्स के थ्रू कर सकते हैं। ऐसे एक अधिकार, ऐसे एक राइट जो आपको 5 साल में एक मौका मिलता है अपना रिप्रेजेंटेटिव को, अपना लीडर्स को सेलेक्ट करने का। तो ये जो प्रयास है ये पूरा अरुणाचल के लिए एक पुकार है, एक बुलावा है। आप लोग आगे आके इस बार जो है अपने लीडर्स को जो है इलेक्ट करने में आप लोग भूल ना करें। जो लीडर आपको, आपके आवाज़ को सही मायने में, आपके दर्द को समझता है, आपके इश्यूज़ को बात करने के लिए रेडी है, और ये जो इश्यूज़ के बस बात नहीं, इस पर एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो चाह रखते हैं, समझ रखते हैं, ऐसे इंसान को इलेक्ट करने के लिए एक जो मौका है वो हम आपको प्रदान करना चाहते हैं, हम आपको देना चाहते थे। तो यहाँ में ये तेची राणा जो है कोई पॉलिटिशियन नहीं है, और मैं आपको यहाँ झूठा वादा करके बस वोट बैंक्स के लिए आपको अपील करके प्यार बात करके आपको वोट्स लेके जाने के लिए मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। मैं ऐसे कोई भी चीज़ नहीं बोलूँगा जो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो आप लोगों को ये बता दूँ कि हमने ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो टूर है हमने 2 दिन पहले शुरू किया था। तो हमने आज तक लोअर सियांग, लेपा रादा, वेस्ट सियांग, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हमने कवर कर लिया है। एंड फ्रॉम हियर अगले 10-15 दिन, 12 दिन जो हमारे हाथ में है, हम कोशिश करेंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर में हम पहुंचने की कोशिश करेंगे और आप लोगों से रूबरू होकर आसपास में इन पर्सन आके जितना मिल पाएंगे, हम चाहते हैं हम मिल पाएंगे। लेकिन हमारा फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, क्योंकि मैं खुद एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं एक ईटानगर में मैं एक किराए के मकान पे रहता हूँ, 12 के घर में रहता हूँ, जिसमें महीना का जो 12 है वो 5,000 रुपये का है। लेकिन उस बारे में भी, उस जो किराया का को भी मैंने जो है पिछले 5-6 महीने में नहीं भर पाया, क्योंकि जब मैं वहाँ कमरे में, अपने कमरे पे रेस्ट करने जाता हूँ, आराम करने जाता हूँ, रहने जाता हूँ, तब मुझे पुलिस आके वहाँ पिछले 7-8 महीने में बहुत बार पुलिस ने मुझे एप्रीहेंड करने की कोशिश किया, क्योंकि मैंने इस पेपर लीकेज का, इस जो नौकरी का खरीद फरोख्त का जो विवाद है, जो प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में मैंने आवाज़ उठाया। तो और मेरा पिताजी जो है, मेरे माँ बाप एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो बस्ती में रहते हैं और बहुत बुरे हैं, कान भी सही से सुनाई नहीं देता, आंख सही से दिखता नहीं, फिर भी वो खेती मजदूरी करते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसे पेरेंट का, ऐसे माता पिता का बच्चे जो है एमपी के इलेक्शन में
जो जिनके पास में तजुर्बा 30-25 साल का है और जो यूनियन मिनिस्टर है उनके अगेंस्ट पैसा होके तो कभी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा मकसद साफ है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आप लोगों को एक ऐसा मौका दें कि जो चेंज आप लोग लेके आना चाहते हैं उसको सही मायने में आप और हम एक इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को चांस देके आगे बढ़ाने के लिए पूरे अरुणाचल की तरफ एक शुरुआत, जो बदलाव का शुरुआत जो है हम कर सकते हैं। ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ये जो इलेक्शन है ये बस एक इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, इसमें हमारा संघर्ष दिखता है, इसमें हमारा जो बदलाव का चाह दिखता है। और अरुणाचल में ये जो पेपर लीकेज का जो स्कैम है ये एक बहुत छोटा सा एक इशू है। गवर्नमेंट चाहे तो इसको बहुत पहले रिजॉल्व कर सकता था, लेकिन वैसे ही अरुणाचल में बहुत सारे अन्य इश्यूज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिनके बारे में कोई भी एक लीडर जो है आगे आके आज का समय खुल के इसका प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने में कोई रेडी नहीं है। और ये इशूज है, ये सब प्रॉब्लम्स जो चैलेंजेस है ट्राइबल राइट्स को लेके, इंडिजिनस राइट्स को लेके, आप हम अरुणाचली का राइट्स को लेके, ये कोई नया इशूज नहीं है। ये सब इशूज हमेशा से था, लेकिन सिर्फ कमी था तो एक पॉलिटिकल विल का, एक सही लीडर का जो आपका इशूज को सॉल्यूशन ओरिएंटेड एक अप्रोच रख सके। जैसे हमारा जो रेफ्यूजी का क्राइसिस रह गया चकमा हजम को लेके, या फिर तिब्बतन जो रेफ्यूजी से लेके, या तो यहाँ लेके बॉर्डर इशूज को लेके, या इकोनॉमिक मॉडल को लेके, हेल्थ सेक्टर्स को लेके, या फिर पॉलिटिकल सिनारियो में आर्टिकल 371 एच को लेके, या तो यहाँ में डिलिमिटेशन का इशू को लेके। यहाँ बहुत सारे इशूज है जिसका कोई सॉल्यूशन कोई भी जो आज के समय में जो सट्टे में है, जो गवर्नमेंट में है, जो पावर पोजीशन में है, इनमें से कोई एक लीडर जो है इसको कमिटेडली एक रेस्पॉन्स, एक सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इन्होंने प्रयास नहीं किया। तो समय आ गया है वो बदलाव को लेके आने के लिए। और अरुणाचल में अगर उसके लिए हम जैसे नौजवान और युवा को विदाउट एनी पॉलिटिकल बैकिंग, विदाउट एनी पॉलिटिकली मोटिवेटेड, अगर आप हम सब मिलकर ऐसे इशू को, ऐसे सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए अगर रेडी है तो अरुणाचल बदलाव के लिए भी तैयार है, हम समझते हैं। तो इतना बोल के अगर आप लोग की तरफ से कुछ क्वेश्चंस है और बहुत सारे नैरेटिव्स भी है, मैं चाहता हूं कि आप लोग की तरफ से क्रॉस क्वेश्चनिंग में जितना क्वेश्चंस हो सके आप लोग मुझे पुट ऑन कीजिए। आई एम रेडी टू टेक आउट एनी क्वेश्चंस। ओके, तो अभी काफ़ी सोशल मीडिया पे भी देखने आ रहा है कि किरण रिजिजू का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। तो ये चीज़ जो एपीसीएस जो पेपर लीकेज को लेकर उन्होंने कहा था कि ये जो लोकल इशू है इसलिए वो इसको टेकअप नहीं कर पाएगा, ये चीज़ वायरल हो, इसको आप किस तरीक़े से आप देखते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आप लोग को, पूरा जनता को ये जानना चाहिए कि इतना इनसेंसिटिव स्टेटमेंट जो है एक इतना दिग्गज, इतना बड़ा लीडर से, इतना एक्सपीरियंस लीडर से और एक यूनियन मिनिस्टर होने के नाते ऐसे स्टेटमेंट देना अरुणाचल के लिए ये कितना खतरनाक है, ये कितना खतरनाक साइन है। क्योंकि हमारा जो यूनियन मिनिस्टर है किरण रिजिजू सर, जो अब आज के दिन में एक सिटिंग एमपी भी है, अगर इसको लगता था कि ये इशू जो है पिछले 2 सालों से एपीपीएससी का जो फियास्को है ये पिछले 2 सालों से पब्लिक डोमेन में है, अगर आप पार्लियामेंट में बैठ के एक यहाँ का मिनिस्टर हो के, यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो के, अगर आप कुछ इस इशू पे कुछ बोल नहीं सकते तो आप कम से कम ऐसे इनसेंसिटिव इशूज, ऐसे इनसेंसिटिव स्टेटमेंट भी नहीं दे सकते। क्योंकि आप जो है जब इलेक्शन में, चुनाव में लड़के जो आपको वहाँ भेजा गया, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसलिए है क्योंकि अरुणाचल के यहाँ की जनता ने आप लोग को प्यार करके, आपको भरोसा करके यहाँ से वोट दे के आपको इलेक्ट किया है ताकि आप यहाँ के इश्यूज़ को रेज कर सके। लेकिन आपके खुद के घर में जो है आपके बच्चे, यहाँ के यूथ्स, यहाँ का माता पिता, पूरा अरुणाचल पिछले 2 सालों में है रो रो के बुरा हाल होके बैठा हुआ है, तो आप कम से कम कुछ नहीं बोल सकते तो कम से कम चुप ही बैठ जाते, ऐसे इनसेंसिटिव स्टेटमेंट नहीं देते। और यहाँ में एक चीज़ ये भी समझना ज़रूरी है कि ये जो किरण रिजिजू सर का जो बात है, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आपने अपना जो मतदान है पब्लिक से आप प्यार मांगते हैं, तो शायद से अभी जो आगामी चुनाव में जो है आपको यहाँ अरुणाचल का इश्यूज़ को, लोकल इश्यूज़ को बात करने का कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है। तो आपका ये भी राइट नहीं बनता, ये हक भी नहीं बनता है कि आप यहाँ आके जो है दोबारा इस जो 18 जो लोकसभा के लिए आप यहाँ आके यहाँ के पब्लिक से वोट भी मांगें।
क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये लोकल इशूज़ है, आप लोकल इशूज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो आप अपना सीट को छोड़ दीजिए, या तो आप दिल्ली में बैठ के दिल्ली वालों से ही वहाँ से वोट मांगिए, अरुणाचल की पब्लिक से नहीं मांगना। ओके, और मेरा दूसरा सवाल रहेगा कि डीयू में एक चकमा एक एमएलए कैंडिडेट उठने के लिए भी किया है, उसको तो रिजेक्ट तो हो गया। तो जो हमारा किरण रिजिजू और ये सीएम सारे वो कहता है कि रिफ्यूजी का बारे में बात हो गया, बहुत बोलते हैं, लेकिन देखा गया कि उसको जो एमएलए कैंडिडेट उठने के लिए किया है, तो उनको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये जो इस स्टेटमेंट में पर्टिकुलरली मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक चकमा एक कैंडिडेट जो है अपना कैंडिडेचर फाइल करता है, आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि ये नौबत क्यों आया। जैसे मैं आज एक 28 साल का एक लड़का एमपी कैंडिडेट के आज खड़ा हूँ, ये नौबत क्यों आया, वैसे ही ये चकमा एक जो नॉमिनेशन अपना फाइल किया कैंडिडेचर के लिए, एक एमएलए के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, ये नौबत क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि अरुणाचल में कोई अपोजिशन सिस्टम है ही नहीं। यहाँ की जो सट्टे में जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटी में जो पावर है, जो यहाँ का यूनियन मिनिस्टर्स है, जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यहाँ का जो गवर्नमेंट है, यहाँ के स्टूडेंट यूनियंस है, यहाँ के सीबीओस है, यहाँ के प्रेशर ग्रुप्स जो है, यहाँ के अपोजिशन लीडर्स जो है, इन्होंने पूरा अरुणाचल को कलेक्टिवली फेल किया है। क्योंकि आप लोगों को इस इशू को, जो चकमा हजम का जो इशू है, ये रेफ्यूजी इशूज़ के अंदर आता है। इस इशू का आप लोगों ने कभी सही मायने में एक सही समाधान ढूंढने के लिए आप लोगों ने कोशिश नहीं किया। तो ऐसे में जब आप इशूज़ को, प्रॉब्लम्स को बहुत समय तक अनदेखा करते हैं, तो वो इशू जो कभी ना कभी उभर के बड़ा होकर आना ही था। ए स्मॉल वुंड could turn into an ulcer at any point of time if you do not address that wound when there is time। तो ये इसी का आउटकम है। आप लोगों का नेग्लिजेंस के कारण से, आप लोगों का फेलियर के कारण से ही ये चीज़ हो रहा है, और इसका सलूशन ढूंढने के लिए आप लोग आज भी रेडी नहीं है या फिर आप लोग सक्षम नहीं है। ओके, मेरा तरफ से लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो इलेक्शन का मौसम है, तो इसमें एमसीसी मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये लागू किया गया है, लेकिन देखा गया है कि जो रूलिंग पार्टी है ये बीजेपी, तो यहाँ से कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एमएलए कैंडिडेट एमसीसी को रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसे सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं, रियलिटी में भी देख रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, एमसीसी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को अपहोल्ड करने के लिए, उसका सैंक्टिटी को मेंटेन करने के लिए ये गाइडलाइंस है। मैं मानता हूँ कि इस जो एमसीसी है उसको हर एक विवाद से हो, हर एक दल से हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से हो या फिर इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, आप लोग जो है इस चीज़ को सही मायने में फॉलो कर देना चाहिए। अगर ये चीज़ जो है इलेक्शन को एक बेहतर प्रोसेस निभाने के लिए है, तो हमारा अरुणाचल में है बहुत सारा चीज़ जो है लोकल ट्रैवल इशूज़ में, ट्रैवल कल्चर में लेके यहाँ बहुत लोग इंसान लोग हैं अनअवेयर होकर चीज़ को उल्लंघन करने के लिए कोशिश करते हैं। मेरे तरफ से एक सिंपल अपील यही रहेगा कि ये जो इलेक्शन है उसको सही मायने में एक मतलब मेरा क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि जो रूलिंग पार्टी है, क्योंकि उन लोग का तरफ से जो एमसीसी जो फॉलो नहीं कर रहे तो रहा है, उन लोग का तरफ से भी कुछ भी अभी तक मतलब नोटिस भी नहीं निकला, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन किया गया कि जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ता है उसको एक्शन लिया जाएगा बोला है, लेकिन जो एमसीसी का जो ना रूल फॉलो नहीं कर रहा है वो लोग भी रूलिंग पार्टी का ही है, तो उन लोगों को भी अभी तक एक्शन नहीं ले रहे। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? जी, मेरे पर्सनल लेवल पे मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जब मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से आया हूँ, मैं अपना जो एमसीसी के गाइडलाइन से मैं पूरी तरीके से इसको फॉलो कर रहा हूँ। अगर ये सब चीज़ जो है एमसीसी हर किसी के लिए बराबर होता है, अगर ये अपोजिशन फॉलो कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉलो कर रहे हैं, तो रूलिंग पार्टी के जितना भी नेता है, जितना भी उम्मीदवार है, जितना भी कैंडिडेचर्स है, हर किसी को इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे फॉलो नहीं कर रहे तो सेलेक्टिवली ये एमसीसी किसी पे लागू नहीं हो सकता है। तो अगर ऐसे है, अगर आप लोग का नॉलेज में है, तो आप लोग उससे सभी से, पब्लिक से भी और बाकी जितना भी अवेयर सिटीजन से, अगर आप लोगों को ऐसे पता चलता है बोलने से, आप लोग जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में कंप्लेंट दर्ज कराए, क्योंकि ये रूल जो है हर किसी के ऊपर में बराबर का लागू होना चाहिए, चाहे वो रूलिंग हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो रूलिंग की तरफ से क्यों ना हो।
मेरी तरफ से एक क्वेश्चन रहेगा, ये जो सर आपका एज को लेके जो काफ़ी चर्चा में है, ये आपका ओपोजिशन कैंडिडेट है और यहाँ लोगों का भी कहना है कि आप एक स्टूडेंट होके एमपी का पद में आके आप लोगों को क्या सेवा कर सके, ये भी कहना, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, चाहे मैं आज 28 साल का एक सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट रहूँगा अरुणाचल से, जो एमपी के पोस्ट के लिए जो नॉमिनेशन फाइल किया है और इसके कंटेस्टेंट के लिस्ट में जो आज तक हुआ है अरुणाचल के हिस्ट्री में, तो मैं चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे एक चीज़ बस पता है कि जो गाइडलाइंस, जो प्रेस्क्राइब गाइडलाइंस जो दिया हुआ है, उसमें किसी ने ये मेंशन नहीं किया है कि आपको पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए आपको 20, 25, 50 साल का होना है, या वो किसी ने नहीं कहा। और ये भी नहीं कहा कि आप इलेक्शन में कूदने के लिए आप बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके आओ, तजुर्बा लेके आओ, ये भी कहीं नहीं लिखा है। और ना ही ये लिखा है कि इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए आपको ढेर सारा जो पैसा है वो इकट्ठा करके तभी आप इलेक्शन में आए। मुझे बस एक रूल, एक गाइडलाइंस पता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से है, और वो बोलता है कि आपको पंचायत इलेक्शन में जो लड़ने के लिए है, आपका बस एक क्राइटेरिया है, वो आपका वो होना है आप 21 साल का। और दूसरा जो गाइडलाइंस है वो बोलता है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो है, लोकसभा के लिए जो चुनाव है, उसके लिए क्राइटेरिया रहेगा आप बस 25 साल का होना है और एक भारतीय होना है। तो मैं समझता हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ और मैं 28 साल का हूँ, मतलब मैं 25 साल से ऊपर हूँ। इसका मतलब मैंने अपने जो गाइडलाइंस है, जो क्राइटेरिया है, मैं मीट करता हूँ। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो नैरेटिव फैला रहा है, इन लोगों से मैं एक सवाल ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब ये तेची राणा, ये एक एस्पायरेंट, एक इनोसेंट एस्पायरेंट, कल तक 12-12 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहा था नौकरी की तलाश में, पिछले 2 सालों में जो है हम मेरे जैसे कितने नौजवान जो है, कितने यंगस्टर्स जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, सड़क पे लेट के पुलिस के डंटी खा रहा था, सड़क पे बैठ के जब धरना रैली कर रहा था, सड़क पे बैठ के जब चिल्ला के आप लोगों का हेल्प के लिए जो बुला रहा था आप लोगों को, तब किसी ने इसमें से कोई आके ये तो नहीं कहा कि ये एक 28 साल का बच्चा है। तब किसी ने ये तो नहीं कहा कि इनका इशू को देखा मत जाओ क्योंकि ये वो है। तब किसी ने आगे आके ये तो नहीं बोला कि ये बच्चों का इशू को हम लोग जो है आगे टेकअप करके इसको रिजॉल्व कर देंगे। आज ये नैरेटिव्स कहाँ से आ रहे हैं मुझे नहीं पता है। और ये जो बात आप लोग कह रहे हैं, ये 28 साल का लड़का को आज पॉलिटिकल सिनारियो में आप लोगों के अगेंस्ट में आने का मजबूर क्यों हुआ, तो आप लोगों को समझने का ये ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये नौबत इसलिए आया, अरुणाचल आप लोग सबको जानना चाहिए, ये इसलिए ये नौबत आया कि आज युवा को भी आगे आके विदाउट एनी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस एंड एम्बिशंस, विदाउट एनी फाइनेंशियल बैकिंग एंड विदाउट एनी गॉड फादर, आज आके इलेक्शन चुनाव में लड़ने के लिए इसलिए नौबत आया क्योंकि यहाँ में जो सिटिंग MLAs है, यहाँ जो सिटिंग गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स है, यहाँ के जो अपोजिशन लीडर्स जो है, यहाँ की जो दिग्गज और बड़े बड़े जो नेता है, यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस है, यहाँ के MP लोग जो है, आप लोग जो है कलेक्टिवली अरुणाचल को फेल किया। आप लोग जो है अपना ड्यूटी सही से नहीं किया। अगर आप लोगों ने अपना जो मैंडेट जो पब्लिक आप लोग को दिया था, एक भरोसा करके कि समाज का इशू को, पब्लिक का इशू को, बच्चों का इशू को या यूथ का इशूज़ को आगे लेके जाएंगे, यदि आप लोगों ने इसके ऊपर में अगर सही मायने में काम किया होता तो अरुणाचल में ये नौबत नहीं आता। और ये 28 ईयर्स का जो लड़का है आज आप लोग के सामने अरुणाचल में आके एक MP का पोस्ट में इतने बड़ा बड़ा लीडर लोग के सामने शायद से कंटेस्ट करने का कभी हिम्मत भी नहीं होता। वंस अगेन अरुणाचल के सारे जनता से, स्पेशली जो वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, आप लोगों के लिए एक स्पेशल अपील रहेगा, एक रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप लोगों को लगता है कि ये जो 28 साल का लड़का जो है, तेची राणा जो है, आप लोगों के सामने एक ऐसे विजन, ऐसे एक सोच जो अरुणाचल को एक बेहतर स्टेट बनाने के लिए एक सोच लेके आया है, ये आप लोग का बेटा जो है आप लोगों के पास आया है, जो पॉलिटिशियन बिल्कुल नहीं है। आप लोगों का जो दिल का बात है, एक इशू को है सही जगह में सही लोगों के पास में पहुंचा के उसको बात करने का, उसको सोल्यूशन ढूंढने में जो एक सोच लेके आया है। और यदि आप लोगों को लगता है कि ये जो पेपर लीकेज का स्कैम है, जिसमें नौकरी को बाज़ार में मछली बाज़ार जैसे इसको रेत लगा के बेचा जा रहा है 70-80 लाख में, और यदि आप लोगों को लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है
जो इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकता था, जो पब्लिक के सेंटिमेंट्स को अनदेखा कर रहा था, जो प्रॉमिस करने के बाद भी इशू को रिजॉल्व नहीं कर रहा है, अगर आप लोगों को लगता है कि अगर ये चीज़ जो गलत है, ये चीज़ को बदलना चाहिए, तो आप लोग जो है ये आगामी जो इलेक्शन है, जो अपकमिंग इलेक्शन है 18 लोकसभा के इलेक्शन में, आप लोगों से तहे दिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो है मुझे बढ़ चढ़ के सपोर्ट कीजिएगा, मुझे वोट कीजिएगा। मेरा नाम तेची राणा है, मेरा इलेक्शन सिंबल रहेगा टेलीविज़न, जो कि टीवी है, और अरुणाचल के आपके हर एक घर में आपके पास में टीवी है, तो मेरा इलेक्शन सिंबल टीवी रहेगा। और आप लोग जो है एक ऐसे एक लीडर को चुनने के लिए कोशिश कीजिएगा जो आप लोगों का जो अपना इशूज़ है, जो यहाँ का ट्राइबल इशूज़ है, यहाँ का अपना अरुणाचल के इशूज़ है, उसको सही मायने में एक सोल्यूशन ढूंढने वाला कोई लीडर को सेलेक्ट करने के लिए, जो 5 सालों में आपको एक बार वो मौका मिलता है। लेकिन यदि आप लोगों को लगता है कि ये जो पेपर लीकेज का जो है जो इश्यूज चल रहा है, नौकरी को बेचना अगर आपको लगता है कि सही है, यदि आप लोगों को लगता है कि ये जो गवर्नमेंट जो है ये इस इशू को रिजॉल्व नहीं करके, इस इशू को सोल्यूशन नहीं लाके पिछले 2 सालों से जूत पे जूत जो बोल रहा था, यदि आपको अगर ऐसे लगता है कि ये सही है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो लड़का है इसके पास में कोई दम नहीं है, ये बस बकवास कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, अगर आप लोग को ऐसे लगता है तो मुझे वोट करने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेरा प्रयास हमेशा से ये रहा है कि अरुणाचल में बहुत सारा इशूज़ है, उस चीज़ को सही मायने में उसका रिजॉल्व करना चाहिए। और मैं जो हूँ आप लोगों का आवाज़ बन के, आप लोगों का बदलाव का एक चेंज बन के मैं आगे आया हूँ। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि मेरा ये अगर कल को हार हुआ, अगर मैं इस इलेक्शन में हार भी जाता हूँ, जो मैंने एक सुप्रीम सेक्रीफाइस करके एक मौका देने के लिए आप लोग को प्रयास किया, इसमें भी यदि मैं हार जाता हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा अकेला का हार नहीं है। ये तेची राणा जो है, ये आपका बेटा, ये आपका भाई, ये आपका दोस्त, ये युवा लड़का जो है, इनका अकेले का हार नहीं रहेगा। क्योंकि अगर ये हारता है बोलने से अरुणाचल आप सब हार रहे हो, सब माता पिता हार रहे, यहाँ के सब जो युवा है वो सब हार रहे। और यदि अगर मैं जीतता भी हूँ बोलने से, तो आप लोग को बता दूं कि ये मेरा अकेला का जीत नहीं रहेगा, ये पूरा अरुणाचल का ही जीत है। तो आप लोग जो है अपना जो लीडर है सोच समझ के इस बार मतदान कीजिएगा। और ये जो एमपी का जो इलेक्शन है, इसमें भी सोच समझ के आप अपने ही उंगली से जाके अपने जो वोट है उसको कास्ट कीजिएगा, ना ही किसी पोलिंग एजेंट को पोल कैप्चरिंग करने का मौका दे, स्पेशली जहां अनकंटेस्ट हो चुका है। ये मेरी तरफ से आप लोग के लिए एक रिक्वेस्ट रहेगा। थैंक यू सो मच।